अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टडी विद बीआरडी में आप सबको खुशामदीद। आज मैं आपके साथ हाजिर हूँ एमसीएम 301 कम्युनिकेशन स्किल्स की असाइनमेंट नंबर 1 फॉल 2024 को लेके। 15 नंबर की आपकी ये असाइनमेंट है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा आसान है आपकी ये असाइनमेंट। इसमें एज़ यूजुअल आपको पता है कि मैं सिर्फ सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करती हूँ, बल्कि आपको कंप्लीटली समझाती हूँ कि आपसे रिक्वायर क्या किया गया था और आपने आंसर क्या देना है। ताकि आप जब उसको थोड़ा-सा चेंज करें, आप बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ ना लिखें, थोड़ा-सा चेंज करना पड़े तो आपको पता हो कि आपने किस तरह के चेंजेज़ करने होते हैं, ठीक है? तो चलते हैं हम अपनी असाइनमेंट की तरफ। तो पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि हमें क्या कहा गया है। वो कहते हैं कि आपका लेसन नंबर 3 है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस का, ठीक है? उसमें से उन्होंने जो है वो आपको ये क्वेश्चन दिया है। तो लेसन नंबर 3 है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। वो कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि जब 2 लोग या 2 से ज़्यादा लोग एक-दूसरे से बात करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, ठीक है? तो कहते हैं हर बंदे का अपना क्योंकि थॉट्स होते हैं, तो इंटरेक्शन के दरमियान जो है वो एक-दूसरे से बात करते वक़्त अपनी-अपनी सोच हर कोई जो है वो ज़ाहिर करता है, ठीक है? वो कहते हैं अच्छी बातचीत करने के लिए ज़रूरी होता है कि जितना ये ज़रूरी है कि हम अपने आप को समझें, अपनी सोच को जानते हों, इतना ही ज़रूरी होता है कि हम सामने वाले के मौक़िफ़ को भी समझें, ठीक है? जिससे क्या होता है कि हमारे बेटर रिलेशनशिप्स बिल्ड हो सकते हैं और अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर हो सकती है, ठीक है? तो अब वो कहते हैं टास्क आपका ये है कि आपको करना ये है कि वो कहते हैं कि एक इफेक्टिव पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी होता है कि हम सामने वाले को समझें, लेकिन कुछ रीज़न्स यहाँ पे आपको सब्जेक्ट के अंदर दिए गए हैं कि जिनसे ये पता चलता है कि इन सिचुएशंस की वज़ह से यानी हमारी ये सोच होती है, इस वज़ह से हम सामने वाले को समझ नहीं पाते, उसकी बात को इनएक्यूरेट असेस कर लेते हैं, ठीक है? तो ये रीज़न्स उन्होंने दिए हुए हैं। वो कहते हैं ये 5 रीज़न्स हैं हमारे नज़दीक जिसकी वज़ह से इंसान सामने वाले को गलत समझ लेता है। पहला रीजन वो कहते हैं वी अज्यूम दैट पीपल वुड बिहेव द सेम वे इन एवरी सिचुएशन। यानी हम ये सोच लेते हैं कि सामने वाला बंदा जो है वो हर सिचुएशन में सेम ही बिहेव करेगा। अगर वो हंसमुख है तो वो हर हाल में हंसता रहेगा। मतलब हमारी ये एक परसेप्शन बन जाती है सामने वाले को लेके। ठीक है। दूसरा वो ये कहते हैं कि वी ट्राई टू हार्ड टू पुट एवरीवन इन द कंसिस्टेंट कैटेगरीज। यानी सबको हम एक ही कैटेगरी में डालने की कोशिश करते हैं, तो उसको भी यही सोच लेना, फलां को भी ये सोच लेना, एक ही कैटेगरी में सबको डालने की कोशिश करते हैं। ठीक है। हर किसी की सोच को अलग जांचते नहीं है, एक ही कैटेगरी में सबको। ठीक है, तो ये चीज़ हम सोच लेते हैं। तीसरी हमारी गलती ये होती है कि वी आर टू इन्फ्लुएंस्ड बाय द फर्स्ट इंप्रेशन। यानी हम पहले इंप्रेशन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं कि पहली बार अगर किसी ने हमसे मुलाकात की है ना, तो वो जिस मूड में था या जिस तरह उसने हमसे बात की, हम उसी से इतना इम्प्रेस हुए होते हैं कि बाद में बस हम मतलब हमारे ऊपर वही होता है कि अगर इवन अगर अगली मुलाकात में वो थोड़ा नॉर्मल बिहेव करने लग जाए, तो बस हम हर्ट होने लग जाते हैं, जैसे कि उसने हमारी इंसल्ट ही कर दी हो, ठीक है? ये सिचुएशन भी हो जाती है। तो चौथी गलती हमारी होती है कि वी आर पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस्ड where we have common characteristics with other people's like same school same functions वगैरह। तो कहते हैं कि मतलब हम ना ये सोचने लग जाते हैं कि अगर कोई बंदे ने हमारे साथ पढ़ा है या हमारे साथ कोई फंक्शन अटेंड किया या बचपन हमारे साथ गुजारा है, तो उसकी सोच तो बिल्कुल हमारे जैसी होगी। यानी हम दोनों के दरमियान कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, उसकी सोच मेरे से अलग तो हो ही नहीं सकती है। ठीक है? तो ये भी हमारे एक परसेप्शन अपना बना हुआ होता है जिसकी वज़ह से हम सामने वाले की मौक़िफ़ को जानने की कोशिश नहीं करते। फिर 5वीं वो कहते हैं कि वी आर टू इन्फ्लुएंस्ड बाय अपैरेंट नेगेटिव पॉइंट्स। यानी कि हम किसी की एक नेगेटिविटी को पकड़ के उसको बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना अपने अंदर फिट कर लेते हैं कि भाई इसके अंदर ये नेगेटिव पॉइंट है। वो कहते हैं फॉर एग्जांपल कि अगर कुछ कोई बंदा जो है वो उसमें अगर एक एक कमी है ना कि वो मतलब अर्जेंट सिचुएशन में सही डिसीजन नहीं ले सकता, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि वो कभी भी अच्छे डिसीजन ले ही नहीं सकता। यानी लॉन्ग टर्म सिचुएशन में भी या जहाँ आराम से डिसीजन ले लो वहाँ भी उससे तो कुछ अच्छा एक्सपेक्ट हो ही नहीं सकता। यानी किसी की एक गलती की वजह से उस पूरे बंदे को ही बुरा समझ लेना। ठीक है? तो ये उन्होंने 5 रीज़न्स बताए हैं कि हम इनएक्यूरेट असेस करते हैं सामने वाले की पर्सनैलिटी को। अब हमें उन्होंने कहा है कि आपके पास 3 सिचुएशंस दी गई हैं, ठीक है? सिचुएशन ए है, बी है एंड सी है और आपने क्या करना है कि सिचुएशन को देखना है और उसके बाद आपने पहले तो ये है कि रीज़न ढूँढना है कि मतलब एक बंदा दूसरे को गलत क्यों समझ रहा है। फिर उस रीज़न को यानी उन पाँचों में से ही रीज़न होना चाहिए जो उन्होंने बताए हैं। फिर उन्होंने कहा है कि आपने उस रीज़न को जस्टिफाई भी करना है कि आपको क्यों लग रहा है कि यही रीज़न है। ठीक है? ये उन्होंने 2 चीज़ें बोली हैं। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे हमें एक और चीज़ की भी थोड़ा-सा जो है वो बोली है आपकी असाइनमेंट के क्वेश्चन मार्क के नंबर के अंदर उन्होंने ये चीज़ बताई है कि आपकी जो जस्टिफिकेशन है वो 40 वर्ड से ऊपर नहीं जानी चाहिए। दूसरे उन्होंने आपके लिए लिमिट रखी है कि आपने अगर एक सिचुएशन में एक रीज़न दे दिया तो वही रीज़न दूसरी सिचुएशन में आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है? और अगर आपने एक सिचुएशन में एक से ज़्यादा रीज़न दिया होगा तो तब भी गलत है, तब आपका सिर्फ पहले वाला गिना जाएगा। ठीक है? तो यानी एक सिचुएशन में रीज़न भी एक ही निकालना है और एक रीज़न को दूसरी सिचुएशन में भी नहीं डालना और जस्टिफिकेशन भी सिर्फ 40 वर्ड तक देनी है।
ठीक है, तो इन आपके रिस्ट्रिक्शंस को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये असाइनमेंट हल करनी है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि और भी काफ़ी सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं हमसे आपके असाइनमेंट्स की, जिस तरह के एमजीटी 401 हो गया, एमजीटी 111 हो गया, इको 401। तो अगर आप इस तरह की अपडेटेड वीडियोज़ और इसी तरह की इतने एक्सप्लेन की हुई असाइनमेंट की वीडियोज़ चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उन सारी वीडियोज़ को भी विज़िट कर लें, अगर आपके ये सब्जेक्ट्स हैं तो। इसके साथ-साथ मेरा व्हाट्सएप चैनल मौजूद है, जहाँ पे आपको विज़ू के रिलेटेड हर अपडेट मिलेगी, आपके साथ मटेरियल शेयर किया जाता है, अनाउंसमेंट शेयर की जाती हैं। अगर कोई वीडियो अपलोड हो रही है, तो उसका नोटिफ़िकेशन भी वहाँ आपको मौजूद होता है। तो विदाउट इंटरप्रेशन, विदाउट आपकी इंटरप्ट किए प्राइवेसी जो है, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, क्योंकि वहाँ पे आपका नंबर नहीं होता, कोई आपको एक्सेस नहीं कर सकता, कोई आपको पर्सनली जो है वो मैसेज नहीं करेगा, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन क्या है कि आपको अपडेटेड मटीरियल और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन और हर चीज़ आपको वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। इस वजह से आपने व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो कर लेना है। अब हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ, हम एक-एक सिचुएशन को पढ़ते जाते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन रीड करते जाते हैं। पहली सिचुएशन हमें बताई गई है कि कैरिन मीट जूलिया फॉर द सेकंड टाइम एट अ कलीग्स बर्थडे पार्टी, कि वो दूसरी दफ़ा उससे मिल रही है एक कलीग की बर्थडे पार्टी के ऊपर। मतलब पहली बार एक दफ़ा कहीं मिले होंगे, दूसरी बार आज मिल रहे हैं। ठीक है? बोथ शेयर एन एजुकेशनल बैकग्राउंड इन इकोनॉमिक्स, दोनों ने इकोनॉमिक्स में ही जो है वो स्टडी की हुई है, सेम बैकग्राउंड है। ठीक है, हैविंग ग्रेजुएटेड फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी, एक ही यूनिवर्सिटी से दोनों ने पढ़ा, बट इन डिफरेंट ईयर्स, यानी एक सीनियर होगा एक जूनियर होगी। ठीक है, ऐसे वाला सीन है थोड़ा सा। लेकिन क्या है कि बैकग्राउंड दोनों का सेम है, एक ही यूनिवर्सिटी से एक तरह की डिग्री दोनों ने की हुई है। वो कहते हैं कि अब वो दूसरी दफा जिंदगी में मिले हैं, तो एज दे स्टार्ट डिस्कसिंग देयर स्टूडेंट लाइफ मेमोरीज, अब वो अपनी स्टूडेंट लाइफ की मेमोरीज को जो है वो डिस्कस करना शुरू हुए हैं, तो दे आर सरप्राइज्ड टू डिस्कवर फॉर बीइंग सुपरवाइज्ड बाय द सेम प्रोफेसर फॉर द फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, कि उन्हें मतलब ये सोच के बड़ा सरप्राइज होता है कि जिस टीचर से मैंने जो है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किया था, उसी से मतलब जूलिया ने भी किया। दोनों को मतलब ये चीज़ पता चलती है। व्हिच वाज़ प्योरली कोइंसिडेंटली, मतलब ये कोइंसिडेंटल था, मतलब इसमें कोई उनको मिल के नहीं किया था या उनकी पहले कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी आपस में। ठीक है? ये कुदरती बात है कि ऐसा कोइंसिडेंटली हो गया। अब वो कहते हैं डिस्पाइट दिस, इस सब के बावजूद कैरन डजंट फील टू नीड ओवर एम्फसाइज देयर शेयर्ड एक्सपीरियंस, जो कैरन है ना, उसने मतलब जो है वो इतना ज्यादा जोर नहीं दिया कि मतलब क्या क्या मतलब हुआ, या अपनी स्टूडेंट लाइफ को उसने बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं किया। ठीक है, तो अब ये सारी सिचुएशन की कैरन ने नहीं किया ना, कैरन इज वेरी क्रिटिकल of the current economic policies of the country and just assumes that Julia also keep the same stances on the issues, making this meeting very pleasant and enjoyable। वो क्या है कि वो ओवर एम्फसाइज नहीं किया, और कैरिन ने जो है वो मुल्क के हालात के मुताबिक या मुल्क की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है ना, उन पे बड़ा क्रिटिकल व्यू दे रही है। क्यों? दोनों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है ना, तो अब वो इकोनॉमी के ऊपर ही बात कर रहे हैं। तो उसने ये खुद से ही अज्यूम कर लिया कि भाई जूलिया की भी जो है वो सेम ही स्टांस होगा, उसका भी यही मौकफ हो सकता है। इसी वजह से जो है वो बड़ी खुशी से उसकी बातें सुन रही है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ क्या था कि जूलिया हैज एन डिफरेंट ओपिनियन, उसकी राय मुख्तलिफ थी, एंड कैरन इज अनअवेयर ऑफ इट, उसको बिल्कुल भी मालूम नहीं था। क्यों? बिकॉज इट इज नॉट बीन डिस्कस, उन्होंने डिस्कस ही नहीं किया, जूलिया ने बताया ही नहीं है। तो कैरन बस अपनी ही बातें कर जा रही है और उसको लग रहा है कि भाई जूलिया भी उससे पूरी जो है मुत्तफिक है। अब ये सिचुएशन उन्होंने दी है, तो अब जो कैरन है उसने जूलिया को मिस असेस किया है। ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी को अलग समझा है। तो यहाँ पे इनसे क्या गलती हुई है, अब हम इस सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो सोल्यूशन जो सिचुएशन ए का बनता है, रीजन यहाँ पे आएगा कि वी आर पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस्ड वेयर वी हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स विद अदर पीपल लाइक सेम स्कूल सेम फंक्शन, यानी यहाँ पे कैरन ने सिर्फ इस वजह से कि उनका सेम सब्जेक्ट था मास्टर्स के अंदर और उनको सेम टीचर्स ने पढ़ाया है, तो इस वजह से उसने क्या सोच लिया कि भाई हम दोनों की तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो मेरी सोच है इकोनॉमी की पॉलिसीज को लेके वही इसकी भी होगी। ठीक है, तो हमारे लिए ये रीजन बनता है इनएक्यूरेट असेसमेंट का। जस्टिफिकेशन भी मैंने यही दी है कि भाई यहाँ पे कैरन ने अज्यूम कर लिया कि क्योंकि दोनों का एजुकेशनल बैकग्राउंड एक जैसा है, प्रोफेसर एक जैसे थे, तो इसीलिए जो क्रिटिकल व्यूज इसके हैं वही जूलिया के भी होंगे। ठीक है, तो अब आपने रीजन तो सेम लिखना है। ठीक है, अब आपका यहाँ पे आपने डिफरेंशिएट किस तरह से करना है अपने असाइनमेंट को, क्योंकि अगर जितने बच्चे देख रहे हैं सारे सेम के सेम लिखेंगे, तो जाहिर सी बात है आपके ऊपर जो है वो मतलब आपको मार्क्स कट सकते हैं। तो आपने जो जस्टिफिकेशन है ना, इसको अपने अल्फाज में थोड़ा सा मोल्ड कर ले, रिफ्रेज कर ले। ठीक है, जस्टिफिकेशन आपने थोड़ी सी चेंज करनी है, रीजन तो आप यही दे सकते हैं क्योंकि इसमें रीजन बनता ही है। ठीक है, तो जस्टिफिकेशन की वर्डिंग आपने चेंज कर लेनी है, थोड़ा सा इसको चेंज करके मोल्ड करके आपने लिखना है। बाकी कलर्स मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए वीडियो के हिसाब से यूज किए होते हैं, हाईलाइट करने के लिए। आपने ये सारे कलर्स इस तरह से इस्तेमाल नहीं करने हैं, आपको दो ही कलर्स अलाउ होते हैं, ब्लैक एंड ब्लू, उसी पे स्टक रहना है आपने। ठीक है, तो ये पहली सिचुएशन का आंसर हो गया। उसके बाद हम दूसरी सिचुएशन को पढ़ते हैं। सिचुएशन बी है हमारे सामने कि आफ्टर वर्किंग आवर्स
अली अप्रोचेस हिज बॉस इन द ऑफिस। अली जो है वो अपना काम खत्म करने के बाद अपने बॉस के पास जाता है उनके ऑफिस में एंड पोलाइटली रिक्वेस्ट अ सैलरी इंक्रीज, और बड़े आराम से कहता है कि सर प्लीज मेरी जो है वो सैलरी थोड़ी सी इंक्रीज कर दें, हाईलाइटिंग हिज डेडिकेशन एंड कमिटमेंट ओवर द ईयर, कितने सालों से वो इतना कमिटमेंट से डेडिकेशन से काम कर रहा है उनके पास। तो ये सारा कुछ बताते हुए वो अपनी सैलरी इंक्रीज करने की बात करता है। अच्छा, उसका बॉस भी उसको बड़े आराम से काम और पेशेंटली सुनता है एंड देन एश्योर्स अली, फिर वो अली को यकीन दिलाता है कि दैट अ स्मॉल इंक्रीमेंट विल बी मेड बाय द एंड ऑफ द ईयर, कि साल के एंड पे तुम्हारी जो है वो थोड़ी-सी पे बढ़ा दी जाएगी। ठीक है? फीलिंग प्लीज्ड, खुश होते हुए अली लीव्स द ऑफिस, वो ऑफिस से बाहर जाता है एंड लेटर शेयर द गुड न्यूज़ विद हिज कलीग्स जॉन। अपने कोलीग जॉन को भी जो है वो बता देता है कि भाई ऐसा-ऐसा आज हुआ है, मैंने सर से बात की, सर ने कहा है कि साल के एंड पे आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। ठीक है? अच्छा, अब क्या होता है कि अ फ्यू डेज़ लेटर, कुछ दिन गुज़र गए हैं, द कंपनी एक्सपीरियंसेस अ माइनर लॉस, कंपनी को कोई लॉस हो जाता है, प्रॉम्प्टिंग द बॉस टू इंस्ट्रक्ट ऑल एम्प्लॉइज टू वर्क हार्डर टू रिकवर फ्रॉम इट। तो बॉस जो है वो सबको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई इस लॉस को रिकवर करने के लिए सबको वर्क हार्ड करना पड़ेगा। द टीम रिस्पॉन्ड्स बाय इंक्रीजिंग देयर एफर्ट्स, तो टीम भी जो है वो अपनी एफर्ट्स इंक्रीज कर देते हैं। मीनवाइल, इसी दौरान जॉन हु इज आल्सो डिलिजेंट एंड कॉन्स्टेंटली मीट्स डेडलाइंस, जो वाकई बहुत अच्छे से काम करता है, डिलिजेंट बच्चा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, वो भी डिसाइड करता है कि वो अपने बॉस को मिलेगा बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह अली गया था, यानी उसी बात को लेके। ठीक है, आफ्टर ऑफिस आवर्स, ऑफिस का टाइम खत्म होने के बाद जॉन जो है रिक्वेस्ट करता है सैलरी रेज करने की अपने जो है वो टीचर से, अपने सॉरी बॉस से। तो एक्सपेक्टिंग अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, उसको ये होता है कि भाई उसको भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। अच्छा, वो अब रीजन क्या देता है कि उसे जो है वो समर ट्रिप पे जाना है। अब हाउएवर बॉस इज इमीडिएटली रिजेक्ट जॉन रिक्वेस्ट, तो जॉन की रिक्वेस्ट जो है वो बॉस इमीडिएटली रिजेक्ट कर देता है और उसको सख्ती से कहता है कि भाई तुम ऑफिस से बाहर चले जाओ। अब यहाँ पे क्या मिस इंटरप्रिटेशन हुई है जॉन से, ठीक है, कि भाई अली को तो उन्होंने दे दिया तो मुझे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्या सिचुएशन हुई है, क्या सोच के वो गया था और यहाँ पे क्या गलती हुई है उससे। तो ये अब हम देखते हैं कि यहाँ पे रीजन मिस इंटरप्रिटेशन किस चीज की हुई है, कि वो हम ये ज्यूम कर लेते हैं कि एक बंदा हर सिचुएशन में सेम बिहेव करेगा। अब जब अली गया था तब कंपनी के हालात भी अच्छे चल रहे थे, बॉस अच्छे मूड में था, उसने उसके लिए अप्रूव कर दिया। अब इसको पता भी था कि अभी हमारे पास लॉस आया है और बॉस हमें कह रहा है हार्ड वर्क करने का, ऐसी सिचुएशन में जब कंपनी लॉस में चल रही है और उसने जाके बात की है कि मेरी सैलरी बढ़ा दे, तो कोई पे बढ़ाएगा? यानी उसने अज्यूम किया हुआ ना कि एक बंदा है ना, यानी हमारी ये assumption है कि भाई वो हर सिचुएशन में सेम बिहेव करेगा, तो यहाँ पे उससे ये गलती हुई है। तो यही जस्टिफिकेशन भी मैंने यहाँ पे लिखी है कि जॉन ने अज्यूम कर लिया कि बिल्कुल बॉस इसी तरह रिस्पॉन्ड करेगा उसके लिए भी जिस तरह उसने अली के साथ किया था, ठीक है। जबकि फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज हो चुकी है तो बॉस ने डिफरेंटली जो है वो रिएक्ट किया उसके लिए सिनेरियो के हिसाब से। ठीक है, तो ये मैंने जस्टिफिकेशन लिखी है, आपने जस्टिफिकेशन के अल्फाज थोड़े चेंज कर सकते हैं, अपने लफ्ज़ों में लिख सकते हैं, रीज़न तो आपने सेम ही देना है, ठीक है? यहीं पे आपकी चेंज होगी, सेम ना लिखिएगा, मैं अगेन बता रही हूँ, प्लेगरिज़्म आ सकता है, कुछ भी आपके मार्क्स कट सकते हैं। सिचुएशन सी की तरफ जाते हैं। सिचुएशन सी हमारे पास है कि इट्स बीन मोर देन 5 इयर्स सिंस डेविड हैज़ बीन वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, के 5 साल से ऊपर हो चुके हैं तकरीबन, कि जो डेविड है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो आईटी रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है कॉर्पोरेट सेक्टर को, ठीक है। वन डे हिज कलीग, एक दिन उसका जो कलीग है सारा अगेन नोटिसेस दैट डेविड इज नॉट वेरी गुड एट पब्लिक स्पीकिंग। उसकी एक कलीग है सारा जो ये नोटिस करती है कि भाई जो डेविड है ना, वो पब्लिक में मतलब अच्छा नहीं बोल सकता, थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है बेचारा, सही नहीं बोल सकता, ठीक है। सारा इज नॉट ऑब्जर्विंग एंड मीटिंग डेविड फॉर हिज फर्स्ट टाइम, वो पहली बार नहीं मिल रही उसकी, वो ऑलरेडी उसकी इस खामी को जानती है, ठीक है, बस उसने दोबारा आज ये चीज नोटिस की है। तो कहते हैं शी डज नॉट क्लासिफाई डेविड एज एन इनकम्पिटेंट कोवर्कर, वो उसको इनकम्पिटेंट नहीं समझती है, लेकिन वो जानती है कि भाई उसमें ये कमी है कि वो पब्लिक में नहीं बोल सकता। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आ जाती है कि शी डिस्कस द अपकमिंग प्रोजेक्ट विद डेविड, तो वो डेविड से आने वाले प्रोजेक्ट, कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है उसके बारे में डिस्कशन करते हुए, तो वो खुद से ही ये अज्यूम कर लेती है कि सिंस डेविड स्ट्रगल इन वर्बल कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन, कि जो डेविड है वो वर्बली अच्छा नहीं बोल सकता, तो ही मस्ट नॉट बी स्किल्ड इन एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन एट ऑल, तो उसे किसी तरह की भी कम्युनिकेशन नहीं आती होगी। फॉर एग्जाम्पल कि ये ओरल कम्युनिकेशन अच्छी नहीं कर सकता तो इसकी रिटन कम्युनिकेशन भी अच्छी नहीं होगी। इग्नोरिंग द फैक्ट, इस फैक्ट को बिल्कुल इग्नोर करते हुए दैट डेविड इज हाईली इफेक्टिव इन वन ऑन वन रिटन कम्युनिकेशन, कि उसकी रिटन कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, ठीक है। तो इस चीज को टोटली इग्नोर करते हुए सिर्फ ये सोच के कि भाई उसमें ये कमी है कि वो बोल अच्छा नहीं सकता, तो जाहिर है कि वो फिर किसी तरह की प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं दे सकता। अब इसमें मिस इंटरप्रिटेशन किस जगह पे हुई है, क्या गलती हम निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे रीजन है हमारे पास कि वी आर टू इन्फ्लुएंस्ड बाय अपेरेंट नेगेटिव पॉइंट्स, ठीक है। कि अगर एक बंदा शॉर्ट टर्म डिसीजन अच्छे नहीं ले सकता, यानी अगर एक बंदे में एक खामी है तो हम ये कर लेंगे कि वो बंदा तो टोटली किसी भी जगह अच्छा प्रेजेंट कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो यही गलती यहाँ पे सारा से भी
की हुई है कि सारा ने इनएक्यूरेट अज्यूम कर लिया है कि डेविड की जो एक वीकनेस है पब्लिक स्पीकिंग वाली, उसको उसने जो है वो इम्प्लाई कर दिया है उसकी ऑल स्किल्स के ऊपर जनरली, कि भाई ये बंदा तो किसी तरह से भी कॉम्पिटेंट नहीं है कम्युनिकेशन के अंदर। हालाँकि क्या है कि वो उसकी रिटन कम्युनिकेशन बहुत अच्छी थी। तो अब मैं अगेन आपको यही बोल रही हूँ कि जस्टिफिकेशन के अल्फाज़ आपने चेंज करने हैं, ठीक है? लेकिन 40 वर्ड से ऊपर नहीं जाना, बहुत लंबी-चौड़ी नहीं छोड़नी है, टू द पॉइंट बात करनी है आपने। तो आपका जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर लाज़मी कीजिएगा ताकि सारे स्टूडेंट्स तक इसकी जो है वो वीडियो पहुँचे। मैंने पहले भी आपको बता दिया कि और भी काफ़ी सारी वीडियोज़ अपलोड हो चुकी है, जैसे कि इको 401, एमजीटी 111, एमजीटी 401। अगर उन सारी वीडियोज़ तक आप पहुँचना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उन वीडियोज़ को विज़िट करें। मज़ीद मैं ऐसी वीडियोज़ अपलोड करूँ, उसका नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे, तो उसके लिए भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।